यूरेनियम बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना आजादाना तौर पे घूमता है पब्लिक लाइफ में, सिविल लाइफ में, कभी इस शहर कभी उस शहर। क्या वो रियासत, क्या उसके ऑफिशियल्स ये स्टेटमेंट देने की काबिलियत रखते हैं? क्या उनको ये जचता है? देखिए, हमें जाना पड़ेगा 1960s में, जॉइंट डिफेंस पैक्ट हो या पाकिस्तान की रिक्वेस्ट हो कि आइए बनाते हैं साउथ एशिया को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। किसने इनकार किया? आप देखिए, CTBT पे साइन करने के लिए वो कौन सी कंट्री थी जिसने काविशें की? यकीनन पाकिस्तान की उसमें सिग्निफिकेंट काविशें। हम चाहते थे कि प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ना हो। हम चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन के असूल की जंग में, रेस में शामिल ना हो। शिद्दत पसंदी की तरफ आप इंडियन सोसाइटी को ले गए। आप सिविल सोसाइटी, वो सिविल सोसाइटी जिसको सराहा जाता था, आज वो सिविल सोसाइटी इंडिया में आपको नजर ही नहीं आती। रीजन क्या है? रीजन है जनाब यही एम्बिशियस लीडरशिप, यही एम्बिशियस आइडियोलॉजी। बीजेपी और RSS का नेक्सस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिंदुत्व। पाकिस्तान के पास अगर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ना हो तो क्या इंडिया मजीद एडवांस ना करता? ये सवाल अपने आप में ही जवाब है जनाब। न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज पाकिस्तान की हैं एंड वो इंतहाई, आप कह सकते हैं कि वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सईदुज़्ज़मान खान साहब। इनका मैं बहुत एक मुख्तसर तारुफ आपके साथ कराता हूँ। डॉक्टर साहब ऑथर हैं किताब के चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ वॉरफेयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नेविगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, और नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हमारे साथ बात करेंगे कि जो इस वक्त इंडिया की तरफ से एक शोशा छोड़ा गया था कि पाकिस्तान की जो सरगोदा में एक साइट है जिसे किराना हिल्स कहते हैं, वहाँ पे उनका मिसाइल लगा और उसके बाद वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वहाँ पे लीक हुआ, जिसको डिसमिस कर दिया इस बोगस क्लेम को IAEA ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। सो ये उसके बाद हम आगे चलेंगे इस बात से लेके, क्योंकि एक हिस्ट्री है। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। एक हिस्ट्री है हमारे पास जो हमने डिग आउट की है कि इंडिया में कितनी न्यूक्लियर थेफ्ट हुई है और वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव मवाद जो है लीक हुआ है उसकी, इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं बड़ी क्विकली एक समरी दे दूँ आपको, फिर हम आगे चलते हैं, आपसे इस बारे में बात करते हैं। 94 में यूरेनियम सीजर एट इन वेस्ट बंगाल, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में ये वहाँ पे लीक हुआ, वहाँ से चोरी हुआ और पुलिस ने 2.5 किलो यूरेनियम जो है एक लोकल गैंग से बरामद किया। 98 में तमिलनाडु में यूरेनियम चोरी हुआ, चेन्नई उसकी लोकेशन है, और इसमें रिपोर्ट्स इंडिकेटेड दैट ओवर 8 kilograms of nuclear material had been stolen from a uranium processing facility. ईयर 2000 में आते हैं। डिप्लीटेड यूरेनियम मुंबई से पकड़ा गया। इसकी डिटेल ये है कि पुलिस ने अरेस्ट किया कुछ लोगों को जो कि कोशिश कर रहे थे 200 किलोग्राम डिप्लीटेड यूरेनियम बेचने की। 2003 में रेडियो एक्टिव थेफ्ट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इसकी डिटेल यह है कि जी रेडियो एक्टिव डिवाइस इरिडियम 192 वेंट मिसिंग। बाद में इसको ढूंढ लिया गया, बट इट हैपेंड। 2008 कॉबलैट 60 एक्सपोजर इंसिडेंट, न्यू दिल्ली। इसकी डिटेल है a scrap metal worker died due to radiation exposure from Coblet 60 which had originated from Delhi University. 2016 में भी एक ऐसा ही लीक का मामला हुआ मुंबई पोर्ट पे। A container of cesium-137, a radioactive isotope, leaked while being shipped from ONGC. 2018 में illegal sale of radioactive material on the black market. Media reported intelligence about online attempts to sell radioactive materials, possibly originating from India, though exact origin was unclear.
2021 में, वेरी रिसेंटली 7 किलो नेचुरल यूरेनियम पकड़ा गया महाराष्ट्र से। Authorities arrested 2 individuals in possession of over 7 kilograms of natural uranium valued कोई ये $3 million का ये था। और इस तरह से IAEA ने भी इस पे कंसर्न्स रेज किए। और इन with this background, this man Rajnath Singh, Defense Minister India का, he has the audacity to come on television and tell the world कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर मटेरियल और एसेट्स जो हैं वो सेफ नहीं है और उस पे वॉच डॉग बिठाना चाहिए। लुक एट दैट। आप काइंडली बताइए सर कि अब आपके पास हमारे लिए क्या है शेयर करने के लिए। एक तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में बताइए, और ये बात दोबारा कर दूंगा, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में बताइए, और इसको डिलीवरी सिस्टम हमारे पास क्या है और उससे आगे की क्या बात है। प्लीज सर, ओवर टू यू। डॉक्टर हसन, जिस तरीका से, जिस जबरदस्त तरीका से एम्पिरिकल एविडेंस आपने प्रोवाइड किया रिगार्डिंग जो लीकेज है, जिस तरीके से इंडिया में यूरेनियम बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना आजादाना तौर पे घूमता है पब्लिक लाइफ में, सिविल लाइफ में, कभी इस शहर कभी उस शहर, क्या वो रियासत, क्या उसके ऑफिशियल्स ये स्टेटमेंट देने की काबिलियत रखते हैं? क्या उनको ये जचता है? देखिए, हमें जाना पड़ेगा 1960s में, जॉइंट डिफेंस पैक्ट हो या पाकिस्तान की रिक्वेस्ट हो कि आइए बनाते हैं साउथ एशिया को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। किसने इनकार किया? आप देखिए, CTBT पे साइन करने के लिए वो कौन सी कंट्री थी जिसने काविशें की? यकीनन पाकिस्तान की उसमें सिग्निफिकेंट काविशें हैं। हम चाहते थे कि प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ना हो, हम चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन के असूल की जंग में, रेस में शामिल ना हो। तो वो कौन सी कंट्री थी दोनों में से जिसने हमेशा इनकार किया? चाहे जॉइंट डिफेंस पैक्ट हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन साउथ एशिया को करार देने का पाकिस्तान का प्रपोजल हो, चाहे CTBT पे साइन ना करना हो, तो जनाब ये इंडिया ही है। और सिर्फ ये इंडिया इस प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर के वेपन के हवाले से नहीं, आप देखिए ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं। तो जनाब आपकी ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है और उसका जो आउटकम आपको नजर आता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की सूरत में, रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A की सूरत में, तो जनाब हमें मालूम है कि ये आपकी जो रेटोरिक है, ये जो आपका नैरेटिव है सो कॉल्ड कि हम सेकुलर स्टेट हैं, हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, आपने तो यकीनन डोमेस्टिक लेवल पे, रीजनल लेवल पे एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है जिसकी वजह से न सिर्फ आपने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंडीशंस को ऑन स्टेक कर दी है, न सिर्फ आपने अपनी सोसाइटी को बीमार ज़दा कर दिया है, शिद्दत पसंदी की तरफ आप इंडियन सोसाइटी को ले गए। आप सिविल सोसाइटी, वो सिविल सोसाइटी जिसको सराहा जाता था, आज वो सिविल सोसाइटी इंडिया में आपको नजर ही नहीं आती। रीजन क्या है? रीजन है जनाब यही एम्बिशियस लीडरशिप, यही एम्बिशियस आइडियोलॉजी, बीजेपी और आरएसएस का नेक्सस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिंदुत्व, यही तो है जो इनको इस तरह की स्टेटमेंट्स डॉक्टर साहब देने पे मजबूर करता है जो आपने कहा। नाउ कमिंग टू पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, देखिए पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी को सिक्योर करने के लिए डिफेंसिव अप्रोच के तहत न्यूक्लियर वेपन हासिल किए। और यकीनन अगर आप तारीख को देखें तो 1971 को हम तो नहीं भूले, ये इंडिया ही है जिसने 85,000 नॉन स्टेट एक्टर्स को, मुफ्ती बानी को उन्होंने ट्रेन किया, उन्होंने आर्म किया और फिर पाकिस्तान में इंटरफेरेंस की। और आप देखिए कि हमें 1971 का सानेहा बर्दाश्त करना पड़ा। अब किस मुंह से ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऑफेंसिव है? जनाब पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस के लिए, अपने डिफेंस को नाकाबिल तस्खीर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन हासिल किए। और जो रीसेंट इंडिया पाकिस्तान का जो ये क्राइसिस है जो कि 6-7 मई से शुरू होकर 10 मई पे खत्म हुआ, डॉक्टर साहब मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ना होते, पाकिस्तान के पास अगर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ना होती, तो क्या इंडिया मजीद एडवांस ना करता? ये सवाल अपने आप में ही जवाब है।
जनाब न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज पाकिस्तान की हैं, एंड वो इंतहाई, आप कह सकते हैं कि वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक हैं। दुनिया में जहां भी डिसआर्मामेंट की काविशें हुई हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, इंटरनेशनल IAEA हो, तो पाकिस्तान ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। सो व्हाट आई वांट टू एस्टैब्लिश इज कि इंडिया की जो लीडरशिप है, उनकी जो स्टेटमेंट है, एम्बिशियस ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स हैं, उनको सीरियस ना लिया जाए। और यकीनन पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज अपनी जगह पे मौजूद हैं और यही तो जामिन है पाकिस्तान की दिफा की। जी सर, तो अब ये बताइए कि पाकिस्तान का जो डिलीवरी सिस्टम है, न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम है, उसके बारे में जरा हमें आगाह कीजिए। क्या है, क्या सहूलियात हमारे पास मौजूद हैं, उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो क्या चीज होती है। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिलीवरी मैकेनिज्म, तो यकीनन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ट्राइड है। आई मीन टू से जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूक्लियर ट्राइड, लैंड बेस्ड, एयर बेस्ड, सी बेस्ड। हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो अब तक हुई न्यूक्लियर डोमेन में, हमें मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी रखता है। अब ये सेकंड स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी है, इसको पाकिस्तान ने इसको मजीद एडवांस किया। किस सूरत में जनाब? विद रिस्पेक्ट टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। लेकिन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा जो कि पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ आप लिंक कर सकते हैं। दैट आर पाकिस्तान डॉक्ट्राइन। पाकिस्तान की अगर आप न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को देखें तो फॉर श्योर हमने ऑफिशियली न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन अनाउंस नहीं की, बट अगर आप हमारा डेटरेंस पोस्चर देखें, सो दैट इज फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, FSD। अब फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस क्या है, इससे डॉक्टर साहब आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा जब मैं ये फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस को एलैबोरेट करूंगा। इट इज बेसिकली, इट कवर्स इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आई मीन टू से स्टार्ट्स फ्रॉम टैक्टिकल, then move on to operational, then strategic. I mean, ये इसका मतलब ये हुआ कि टैक्टिकल से ऑपरेशनल से स्ट्रेटेजिक लेवल तक जिस तरह का भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिस नौयत की इंडिया की स्ट्रेटेजी होगी, we will be responding you. And इसको फर्दर पाकिस्तान ने 2016 के क्राइसिस के बाद एक पॉलिसी ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया जो पाकिस्तानी रियासत की बेसिकली स्ट्रेटेजी है टू काउंटर इंडियाज एम्बिशियस ऑफेंसिव अप्रोच, दैट इज QPQP, दैट इज क्विड प्रो को प्लस। इट मींस जैसा करोगे यकीनन वैसा जवाब देंगे हम आपको, लेकिन उसके बाद प्लस भी होगा। सो यकीनन पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है, पाकिस्तानी सोसाइटी पीस लविंग कंट्री है। मैं पर्सनली खुद पीस लवर हूं। मैं चाहता हूं कि साउथ एशिया में पीस हो, साउथ एशिया में स्टेबिलिटी हो, लेकिन क्या कीजिए, जॉइंट डिफेंस पैक्ट हो, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन की पाकिस्तानी प्रपोजल हो, CTBT के लिए काविशें हो, सब नाकाम। और इंडिया की जो हटदर्मी है, इंडिया की जो एम्बिशियस अप्रोच है बेस्ड ऑन इट्स ग्लोबल डिजाइंस कि मैं एक ग्रेट पावर बनूं, मैं एक सुपर पावर बनूं, वो जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर तो हो नहीं सकता। अब वो इसलिए नहीं हो सकता कि यू डोंट हैव द रिक्विजिट कैपेबिलिटीज। आई मीन टू से, जैसे शुरू में आपने कहा कि क्या पाकिस्तान के डिलीवरी मैकेनिज्म या क्या सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, सो फॉर श्योर है। इस कैपेबिलिटी के साथ क्या ये दानिशमंदी है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वो ऑपरेशन लॉन्च करे या वो ऑफेंसिव लॉन्च करे जो उसने रिसेंटली किया। और इससे बढ़कर देखिए कि इससे जो इंटरफेरेंस है इंडिया की पाकिस्तान में किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप देखिए जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, हमने उसको कंडेम किया, और न सिर्फ कंडेम किया, हमारी पाकिस्तानी रियासत ने, पाकिस्तानी आर्मेड फोर्सेस ने बहुत सक्सेसफुली ऑपरेशन लॉन्च करके टेररिस्ट का कलाकमा किया। बिल्कुल उसी तरह हम जो भी टेररिज्म का वाकया हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हो, दुनिया भर में जहां भी टेररिज्म का वाकया हो, जहां पे मासूम इंसानी जानों को निशाना बनाया जाए, हम उसको कंडेम करते हैं। तो क्या ये जुर्रत इंडिया करता है? तो जवाब ये है कि इंडिया की जो सोसाइटी है,
इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बदकिस्मती से वो एक ऐसी ऑफेंसिव पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है, आइडियोलॉजी अडॉप्ट की है, जो मुझे लगता है कि वो उनको बंद गली की तरफ वो खुद को धकेल रहे हैं और यकीनन के सवाल के लिए वो खुद ही सामान पैदा कर रहे हैं। जी, वो उस बंद गली में अब खड़े हुए, दे आर ऑलरेडी देयर, अब इससे आगे और कहाँ जाएंगे। तो ये बताइए कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान के जो डिलीवरी सिस्टम है और ये जो इस वक्त आपने शुरू में बताया था जब हम ऑफ एयर थे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ये एआई का उसके अंदर जो इस्तेमाल है, जरा वो भी हमारे लिए एलैबोरेट कीजिए। जी डॉक्टर साहब, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रो ऑपरेशन है बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ही जदीद दौर की एक हकीकत है। पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज इसमें बाआसने खूबी पाकिस्तान की जो आर्मेड फोर्सेस हैं उन्होंने खुद को इक्विप किया हुआ है और इसी का आउटकम है कि इंडिया की जो सैटेलाइट्स हैं, जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, वो जैम हुई। अब आप देखिए कि एक तरफ इंडिया को 6 जहाजों का 6 फाइटर जेट्स का नुकसान उठाना पड़ा, तो दूसरी तरफ उनके ब्राह्मोस मिसाइल को, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राह्मोस मिसाइल को, स्काल्प मिसाइल को जो कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, उसको पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किया। तो जनाब कैसे किया डॉक्टर हसन साहब? वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रो ऑपरेशन, आई मीन टू से दिस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अब होता क्या है, हैवी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जनरेट की जाती हैं जिससे एडवर्सरी का जो मिसाइल है या व्हाटएवर वेपन दैट इज उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, फिर जैम किया जाता है। वंस यू जैम दैट तो उसके बाद तो उनका ऑपरेशन, वो तो उसको ऑपरेशनलाइज कर ही नहीं सकते अपनी किसी स्ट्रेटेजी को। सो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आर्मेड फोर्सेस ने, पर्टिकुलरली पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल किया और ये जो इलेक्ट्रॉनिक का वॉरफेयर है यही प्रेजेंट है, यही फ्यूचर है। पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, R&D करनी चाहिए, क्योंकि जदीद दौर के तकाजों के साथ जो कौमें आमहंग होती हैं वो ही सरवाइव करती हैं। और अभी तो आप देखिए जो जैसे आपने फरमाया AI लेड टेक्नोलॉजीज, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा स्टार्ट हुआ चाहता है। मैं दुनिया की तारीख को 2 हिस्सों में पर्सनली तकसीम करने का कायल हूं, एक वो जो AI से पहले है, एक वो जो AI के बाद है। अब AI की जो बाद की तारीख है, यकीनन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम इंसान 10 साल, 100 साल, 200, 300, अल्लाह बेहतर जानते हैं, तो आप देखेंगे कि ड्रास्टिक चेंजेस ये दुनिया देख रही होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तमाम सेक्टर्स ऑफ लाइफ में एक पौंचाल कायम कर दिया, नो डाउट अबाउट इट। सो ये जो मिलिट्री डोमेन है ये एक्सेप्शन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमुलेशन है ह्यूमन माइंड की। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वो ऑटोनॉमी एट रेस्ट का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो ऑटोनॉमी एट मोशन का कॉन्सेप्ट हो, आई मीन टू से चाहे विजुअल स्पेस हो लाइक साइबर बेस्ड टेक्नोलॉजीज, चाहे फिजिकल स्पेस हो लाइक आपकी लीथल ऑटोनोमस वेपन्स, ड्रोन्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो चाहे विजुअल स्पेस हो चाहे फिजिकल स्पेस हो, इसने वॉरफेयर के पैटर्न्स को तब्दील करके रख देना है। सो ये जो AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्वांटम कंप्यूटिंग, ये मशीन लर्निंग, ये लीथल ऑटोनोमस वेपन, ये हाइपरसोनिक मिसाइल, ये स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज, ये साइबर बेस्ड टेक्नोलॉजीज, ये इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल बदल कर रख रहे हैं। और उसकी एक आपने जो हम तस्वीर कशी कर सकते हैं वो ये है कि आपने देखा कि कितने ड्रोन्स इंडिया की तरफ से, मतलब उन्होंने ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ किया है। उन्होंने यकीनन इंटरनेशनल लॉ जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उसके वो अगेंस्ट गए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर के अगेंस्ट गए हैं, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अगेंस्ट गए हैं। और यकीनन पाकिस्तान ने आर्टिकल 51, यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो आर्टिकल 51 है, सेल्फ डिफेंस के तहत बहुत तगड़ा किस्म का इंडिया को जवाब दिया, जो कि पाकिस्तान का हक था। नेवरदलेस जो ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, ड्रोन उसमें इस कॉन्फ्लिक्ट में लीथल, वेरी लीथल, वो कहते हैं ना कि शेप में नजर आया। आसमान में आपको ड्रोन्स नजर आए,
और अब उस ड्रोन की वजह से वॉरफेयर के पैटर्न ही बदल गए। क्या इससे पहले ये हुआ? जनाब बिल्कुल नहीं हुआ। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। और ये सिर्फ ड्रोन्स नहीं, हाइपरसोनिक का मिसाइल का इस्तेमाल हुआ इंडिया की तरफ से। ब्राह्मोस जो ब्राह्मोस के 2 वर्जन है डॉक्टर हसन साहब। एक ब्राह्मोस 1 है जिसकी स्पीड मैक 3 है, और एक ब्राह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन है जो 2020 में टेस्ट किया गया इंडिया की तरफ से, जिसको इंडिया में जश्न मनाया गया था उसके सक्सेसफुल टेस्ट के हवाले से। अभी इंडिया ने ब्राह्मोस मिसाइल इस्तेमाल किए, तो क्या ये वर्जन 1 था या 2? अब आप देखिए कि दुनिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हवाला से यकीनन आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां पे हुआ? इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये लीथल ऑटोनमस वेपन्स, ये ड्रोन्स और ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स की सूरत में, इवन साइबर बेस्ड टेक्नोलॉजीज की सूरत में आपको इंडिया पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट में नजर आया। सो ये क्या हो रहा है? इससे मालूम पड़ता है कि कॉन्फ्लिक्ट चेंज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ वॉरफेयर, न्यू पैटर्न्स ऑफ वॉरफेयर। और यही न्यू स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल निकली है। इसका हमने 2020 में हमारी एक रिसर्च में, फिर 2022 में, एंड देन 2023 में किताब की सूरत में ये सारा सिनेरियो जो आपको नजर आ रहा है, हमने बहुत तफसील के साथ, डॉक्टर रिजवाना करीम अब्बासी को ऑथर है हमारी, उनके साथ मिलके हमने बिल्कुल ये तमाम तफसील इन टेक्नोलॉजीज का हमने जिक्र किया। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान पे क्या होगा, फ्यूचर क्या है। और फिर साथ में हमने एक कंप्लीट चैप्टर उस बुक में मेंशन किया डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो लीथल टेक्नोलॉजीज हैं, ये जो एआई लेड टेक्नोलॉजीज हैं, ये न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। कैसे? न्यूक्लियर वेपन तो इस्तेमाल होगा नहीं, तो फिर क्या? ये जो कन्वेंशनल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ये जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, ये इस्तेमाल होंगी। अब जब ये ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या साइबर बेस्ड टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, तो व्हाट अबाउट स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, what about data instability, what about this crisis stability? So keeping in view हमने एक पूरा एक चैप्टर दिया, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया, जिसमें हमने बताया कि पूरी दुनिया और बिलखुसूस इंडिया पाकिस्तान पीस कैसे हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल इंडिया की साइड से ये बनता है यहाँ पे कि वो कहते हैं कि जी हमने भी राफेल के अंदर एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो क्या इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वहाँ से भी इस किस्म की चीज़ इस्तेमाल हुई है, यानी एआई की टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी यूज़ हुई है वॉरफेयर में? दूसरा ये कि वो ये कहेंगे हमारी बात सुन के कि अगर आपका सारा सिस्टम इतना इफेक्टिव था तो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल जितने भी आके हिट किए तो वो कैसे पेनिट्रेट किए, क्या उसके अंदर हमारे कोई गैप्स मौजूद हैं और वो गैप्स आपने स्टडी भी किए होंगे, तो अब उसको एड्रेस किया जाएगा? जरा इस बारे में बताइए। डॉक्टर साहब देखिए, जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज का अगर पर्टिकुलरली इस इंडिया पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में, इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जो ड्रोन्स इंडिया की तरफ से यूज किए गए हैं, दैट वर एआई टेक्नोलॉजीज, और यकीनन उसमें ह्यूमन इनपुट की इन्वॉल्वमेंट थी, बट दोज ड्रोन्स आर कैपेबल कि वो ऑटोनमस रहें, मतलब लीथल ऑटोनमस वेपन के तौर पे भी वो ऑपरेट कर सकते थे, इजरायली बेस्ड टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पे एज पर सोर्सेज ह्यूमन इनपुट मौजूद थी। ये ह्यूमन इनपुट के हवाले से डॉक्टर साहब एक चीज होती है कि देयर आर लाइक 3 स्टेजेस। एक होती है वीक स्टेज, एक होती है स्टेबल स्टेज, एक होती है जो सुपर स्टेज ऑफ एआई। जो वीक स्टेज है उसमें ह्यूमन इनपुट ज्यादा होती है, जो स्टेबल स्टेज है उसके अंदर ह्यूमन इनपुट निस्बतन थोड़ी बढ़ जाती है, और जो सुपर एआई स्टेज है उसमें टेक्नोलॉजी it thinks itself. I mean to say, it will be thinking what to think, it will be deciding what to do, when to do, how to do, where to do. So वो मशीन टेक ओवर कर लेती है अपनी सोच को, अपने एक्ट को, मतलब थॉट प्रोसेस को भी और एक्ट को भी। यकीनन वो स्टेज अभी दूर है, लेकिन दुनिया बहुत तेजी से उस तरफ जा रही है। इन दिस स्पेसिफिक क्राइसिस, इंडिया ने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया तो वो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। एट द सेम टाइम जो साइबर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, उसको अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक कर दें तो यकीनन वहां भी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं। अब साथ में जैसे कि मतलब हम जानते हैं ब्राह्मोस मिसाइल के हवाले से अगर मैं उस पर बात करूं, देखिए ब्राह्मोस के 2 वर्जन हैं, जैसे मैंने पहले बताया, एक ब्राह्मोस 1, एक एडवांस। जो ब्राह्मोस 1 है
वो मैक 3 की स्पीड पे फ्लाई करता है, और जो एडवांस वर्जन है जिसको हम कहते हैं कि वो 5 मैक की स्पीड को टच कर रहा है, इट्स लाइक मोर देन 4.5 मैक बट टचिंग 5 मैक. सो एनीथिंग, any projectile which can travel, which can fly at a speed of 5 Mach and beyond, so वो hypersonic का मिसाइल है. अब इंडिया ने यहाँ पे क्या ब्राह्मोस 1 का इस्तेमाल किया जो कि क्रूज मिसाइल है, या हाइपरसोनिक मिसाइल का? अगर बात आती है ना क्रूज मिसाइल की, तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है. वो आज की बात नहीं है. आप कोल्ड वॉर एरा में देखें, सोवियट्स और अमेरिकन के बीच में जब आर्म्स रेस थी, यकीनन क्रूज मिसाइल दोनों तरफ से जनाब डेवलप हो रहे थे, बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप हो रहे थे, तो उनको काउंटर करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था, और वो आज भी मौजूद है. लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए डॉक्टर साहब किसी कंट्री के पास अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है. एंड ये तो हम बात कर रहे हैं 5 मैक की, 20 मैक तक स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की. अब आप सोचिए कि जब इस तरह की टेक्नोलॉजीज डिवाइस होंगी, डेवलप होंगी, वॉरफेयर में लगाई जाएंगी, इस्तेमाल की जाएंगी, तो डिटरेंस कहाँ है? डिटरेंस तो आपकी न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, मैड के फिनोमिना की वजह से अपनी जगह प्रिवेल कर रही है. बट जब ये कन्वेंशनल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज वॉरफेयर में इस्तेमाल होंगी, तो वो जो डिटरेंस स्टेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन की वजह से, वो डिटरेंस इरोजन की तरफ चली जाएगी. स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, और हम किसी भी क्राइसिस को, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे. वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाके यकीनन मेजर वॉर की तरफ और फिर न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की तरफ भी जा सकती है, विच वुड बी वेरी मच डेंजरस. हमारी दुआ है और हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया के किसी खित्ता में भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना हो. रीजन ये है कि न्यूक्लियर वेपन यूरोप में अगर इस्तेमाल हो या साउथ एशिया में, कोई रीजन महफूज नहीं रहेगा. उसके इम्पैक्ट्स हैं. वो जो वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूक्लियर वेपन यूज हुआ जनाब, वो 1945 की टेक्नोलॉजी थी, 1940s की टेक्नोलॉजी. दिस इज 2025, दिस इज एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा. सो दुनिया को दानिशमंदी के साथ, एंड पर्टिकुलरली उन तमाम ममालिक को जो एम्बिशियस अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आई एम रेफरिंग टू इंडिया, दे नीड टू फोकस ऑन रैशनैलिटी, प्रैग्मेटिज्म. आप एक कंट्री हैं, $4 ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी है, यकीनन अच्छी बात है. हम आपकी इस इकोनॉमिक कैपेबिलिटी से हम तो खुश होते हैं कि जब इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बढ़ेगी रीजन में, तो इन वन वे और अदर हमें फायदा होगा. हम चाहते हैं कि आप $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, हम चाहते हैं कि आप $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बने. लेकिन अगर आप इस हिंदुत्व के साथ जाएंगे, अगर आप इस आरएसएस पीजीपी नेक्सस के साथ जाएंगे, अगर आप ये ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, ट्रस्ट मी, ये $4 ट्रिलियन से आप नीचे 3 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन पे आ जाएंगे. हम नहीं चाहते कि ऐसा हो. आपको चाहिए, आप खित्ता की एक बड़ी रियासत हैं, आइए सार्क के फोरम को हम यूटिलाइज करें, आइए एससीओ के फोरम को यूटिलाइज करें, आए चाइना की जो BRI लेड स्ट्रेटेजी है, आइए जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाइए, आइए इस खित्ते में भूख मिटाएं, आइए हम इस खित्ते में मिलकर टेररिज्म मिटाएं. जी डॉक्टर साहब. जी सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो इस वक्त हमने ड्रोन्स इनके उनको जैसे भी हैंडल किया, एक टेक्नोलॉजी तो ये थी कि भाई नीचे से फायर मार के उनको गिरा दिया जाए, एक तरीका तो ये था. दूसरा, हमने जो एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर से बात की, उन्होंने भी यही हमें मालूमात दी कि उनको इलेक्ट्रॉनिकली भी डिसेबल किया गया था. सो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या पूरे मुल्क के ऊपर कायम की जाएगी, जिससे ये सारे जो हथियार हैं वो हवा में ही डिसेबल हो जाएंगे? ये कैसे काम करेगी ये चीज? देखिए, इन ड्रोन्स के हवाले से, इनको हिट करने के हवाले से पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, वो सॉफ्ट किल की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की. एक होता है सॉफ्ट किल, दूसरा होता है हार्ड किल. सो दानिशमंदी का तकाजा ये था कि हम सॉफ्ट किल के साथ जाते हैं. आप देखिए कि ये ड्रोन सर्वेलेंस के लिए थे. अगर इनको हम कहीं से हिट करते अपनी किसी भी सिस्टम से, तो निशानदेही हो जाती कि जनाब फलानी जगह पे ये टेक्नोलॉजी लोकेटेड है, और पीछे से एक मिसाइल आता इंडिया की तरफ से, एंड वो हिट करते उसी टारगेट को, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को. सो पाकिस्तान की लीडरशिप ने मेरी समझ के मुताबिक दानिशमंदी दिखाई और उन्होंने सॉफ्ट किल की स्ट्रेटेजी अपनाई. नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यकीनन जैसे कि आपने कहा कि एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने बताया, ऐसा ही है.
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का दौर है, जैसे मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी की रेज जनरेट की जाती हैं, जो कि उस ड्रोन के अंदर लगे जो मैकेनिज्म होता है जिससे वो जो ऑपरेट हो रहा होता है उसको जैम कर दिया जाता है, एंड देन वो अपनी ही जगह पे गिर जाता है जहां पे उसकी जैमिंग शुरू होती है। उसका सिस्टम जब फंक्शन नहीं करेगा, उसको जब पावर नहीं मिलेगी, तो यकीनन वो अपनी ही जगह पे वेयर एवर दैट इज वो जाके ड्राम करके गिर जाएगा। नाउ करना हमें क्या चाहिए डॉक्टर हसन साहब फ्यूचर के लिए? देखिए ये तो इब्तिदा है, आगे भी यही होना है। करना क्या चाहिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हमें आगे जाना चाहिए। देखिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर से आप कुछ नहीं कर सकते, चलें कर लेंगे, आप एक हद तक कर लेंगे, अभी तक आप करते रहे, बहुत अच्छा किया, इसलिए तो हम खुद का दिफा कर रहे हैं, बट नाउ इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर इन इट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल इन दिस रिगार्ड। प्राइवेट सेक्टर है जनाब उनका, और देखिए कि रियासत को कितना फायदा हो रहा है उससे। हमारे पास आपने एयरफोर्स की एग्जांपल दी, यकीनन इंतहाई बेहतरीन किस्म की प्रोफेशनल किस्म की टीम मौजूद है। आपके पास इतने अच्छे इदारे मौजूद हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो नेवी के हों, तो उनके साथ मिलके प्राइवेट सेक्टर्स के जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो आए, मिलके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, और ये जो ड्रोन्स हैं इनको काउंटर करने के लिए कोई कम कीमत की कोई टेक्नोलॉजी, आई मीन टू से $5,000 का एक ड्रोन है तो उसको हम मिसाइल के जरिए तो हिट करने से रहे, क्यों हम मिलियंस ऑफ डॉलर का एक मिसाइल यूज करें $5,000 के ड्रोन के लिए? सो अभी हमें करना क्या है, चाहे सॉफ्ट किल हो चाहे हार्ड किल हो, और हार्ड किल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमें जंगी बुनियादों पे एक टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी, डिवाइस करनी होगी, जिससे हम काउंटर कर सकें एडवर्सरी को। और इंडिया ने पीछे नहीं हटना। देखिए हम पीस लवर हैं, मैं पर्सनली खुद पीस चाहता हूं, लेकिन इंडिया आगे भी ऑफेंसिव होगा जब तक मोदी जी, जिसको बोलते हैं ना एक तरफ हिंदुत्वा था और एक तरफ ये मोदी हैं, ये मिलके बन जाता है मुदित्वा। तो जब तक मुदित्वा है ये चीजें चेंज नहीं होने लगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये जहां हम डेवलप कर रहे होंगे वहां इंडिया में और दूसरे मुल्कों में, सारी दुनिया में ये चीज़ें डेवलप हो रही होंगी, तो हमें ये R&D के ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए, इसके ऊपर अपने कुछ फंड्स मुख्तस करने चाहिए ताकि हम उसमें पीछे ना रहें बल्कि उनसे 2 कदम आगे ही हों। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईदुज़्ज़मान खान साहब हमारे साथ ये इतनी अहम मालूमात शेयर करने के लिए। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों को देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।